Assalamu alaikum dear students, hope you are fine. In this video we'll solve the questions MCQs for the topic of current electricity. अब देखें प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे दैट वर रिलेटेड टू द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. नाउ इन दिस वीडियो जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे दे आर रिलेटेड टू द करंट इलेक्ट्रिसिटी. यानी इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट वही सेम होगा, जस्ट देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. एक को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस किया था. एक होती है जिसको हम कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है ना. अब करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है ये भी हम डिस्कस कर लेंगे और उससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे. ठीक हो गया. नाउ वी हैव डिवाइडेड these questions into two parts. In first part जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे they are related to the electrical quantities. अब electrical quantities में कौन कौन सी क्वांटिटीज आ जाती हैं? चार्ज, करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस एंड पावर एंड एनर्जी. ठीक है ना. इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो हम पार्ट 1 के अंदर सॉल्व करेंगे. नेक्स्ट पार्ट के अंदर जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे they will be related to the resistance and resistivity. ठीक हो गया. नाउ एज यूजुअल बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चंस थोड़ा सा हम बेसिक जो कांसेप्ट्स हैं उनको देख लेते हैं सो दैट हमारे क्वेश्चंस हैं वो हमें इजीली समझ में आ जाए. ठीक है ना. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी कि ये करंट इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है. देखिए करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब ये होता है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू अ कंडक्टर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. यानी किसी भी कंडक्टर में जो चार्जेस का फ्लो होता है. कंडक्टर कौन से होते हैं ये प्रीवियस वीडियो के अंदर भी हमने डिस्कस किया था कि द सब्सटेंसेस व्हिच कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स उनको हम कहते हैं कंडक्टर्स. ठीक है ना. उसमें कॉपर हो गया, आयरन हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया और भी बहुत सारे कंडक्टर्स. ठीक है. उसमें से अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करें कंटिन्यूअसली मींस कुछ टाइम पीरियड के लिए, वो टाइम पीरियड कुछ भी हो सकता है, शॉर्ट भी हो सकता है, लॉन्गर टाइम पीरियड भी हो सकता है. एक कंटिन्यूअस फ्लो जो होता है इलेक्ट्रॉन्स का उस फ्लो को हम कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है ना. अब ये जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है ये अमाउंट ऑफ करंट है किसी भी कंडक्टर के अंदर. अब अगर उसको हमने कैलकुलेट करना मैथमेटिकली तो वी हैव फार्मूला I इक्वल्स टू Q अपॉन T. इसमें I करंट को रिप्रेजेंट करता है, Q अमाउंट ऑफ चार्जेस को रिप्रेजेंट करता है, T रिप्रेजेंट करता है टाइम को, यानी कितनी ड्यूरेशन के लिए वो चार्जेस फ्लो कर रहे हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं उसको टाइम से या T से. ठीक हो गया. अब अगर हम करंट की बात कर रहे हैं मींस के कंटिन्यू जो करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं, फ्लो ऑफ करंट की बात कर रहे हैं, तो देयर आर टू कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू द फ्लो ऑफ करंट. उन कॉन्सेप्ट्स को हम देखें. ठीक है ना. अब देखिए अगर हम फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो वी नो दैट इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल. ठीक है ना. ये हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि जो पार्टिकल्स फ्लो करते हैं, जो पार्टिकल्स मूव करते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स. कभी भी पॉजिटिव पार्टिकल्स या प्रोटॉन्स जो होते हैं कभी भी मूव नहीं करते. ठीक हो गया. तो इसका मतलब है अगर नेगेटिव चार्जेस या प्रोटॉन्स मूव करें तो प्रोटॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है. तो दैट मींस के जो एक्चुअल फ्लो ऑफ करंट होता है या एक्चुअल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है दैट इज फ्रॉम द नेगेटिव टुवर्ड्स द पॉजिटिव. ठीक है ना. उसकी जो डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव से पॉजिटिव. ठीक हो गया. लेकिन जो एक और करंट हम कंसीडर करते हैं जिसको हम कहते हैं कन्वेंशनल करंट. कन्वेंशनल करंट में क्या होता है, जो करंट की डायरेक्शन हम कंसीडर करते हैं दैट इज फ्रॉम द पॉजिटिव टुवर्ड्स द नेगेटिव. ठीक हो गया. नाउ अब आपके जहन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि इफ वी हैव एक्चुअल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम नेगेटिव टुवर्ड्स द पॉजिटिव देन व्हाई वी आर कंसीडरिंग द कन्वेंशन. ठीक है ना. अब इसका सिंपल आंसर ये है कि देखें बिफोर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स it was considered, it was believed by the scientists that current uh, uh, flows from positive towards the negative. इसकी करंट की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव से नेगेटिव. ठीक है. तो उस टाइम पे जितने भी इलेक्ट्रिसिटी के लॉस जो रूल्स बनाए गए, सर्किट डिजाइन किए गए, इन ऑल दीज सर्किट्स, इन ऑल दीज लॉस जो करंट की डायरेक्शन कंसीडर की गई दैट वाज द पॉजिटिव टुवर्ड्स द नेगेटिव, फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स नेगेटिव. ठीक हो गया. अब जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो गया देन इट वाज मींस के ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज होती है मींस कि एक्चुअल जो करंट की डायरेक्शन है दैट इज फ्रॉम द नेगेटिव टू पॉजिटिव. देन अब क्या था, दो पॉसिबिलिटीज थी. या तो ये किया जाता कि जितने भी लॉस बन चुके थे उन सारे लॉस को खत्म करके दोबारा से नए लॉस बनाए जाते जिसमें करंट की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव कंसीडर. अदर ऑल्टरनेटिव ये था बिकॉज जब करंट फ्लो करता है सर्किट के अंदर तो इट्स सीमलेस, हमें पता नहीं चल रहा होता कि वो किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है. ठीक है ना. तो अदर ऑप्शन ये था कि हम यही कंसीडर कर लें कि
करंट की जो एक्चुअल डायरेक्शन तो नेगेटिव से पॉजिटिव है, लेकिन अगर हम उसको कंसीडर कर लें, अस्यूम ये कर लें कि करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो उससे होगा कि हमारे जितने भी प्रपोज लॉज हैं वो एज इट इज रहेंगे, उनमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इन इस सिनेरियो को सॉल्व करने के लिए वी हैव टू, आप ये कह लें कि हिस्टोरिकली हमारे पास जो करंट की डायरेक्शंस बनती है वो दो, ठीक है ना। तो जहां पर भी नॉर्मली जितने भी सर्किट डिजाइन किए गए या आपके लिटरेचर के अंदर जो करंट की डायरेक्शन फॉलो की जाती है, दैट इज द कन्वेंशनल करंट। इसके फॉर्म आप सर्किट अगर बुक के अंदर कहीं भी आप लिटरेचर में देखेंगे, जो सर्किट इलेक्ट्रिक सर्किट डिजाइन होता है उसमें करंट की डायरेक्शन आपको पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ मिलेगी, इसके दैट इज द कन्वेंशनल करंट। तो आप ये ध्यान में रख लें कि अगर कहीं पे स्पेसिफाइड है कि करंट की डायरेक्शन आपने एक्चुअल डायरेक्शन लेनी है, तो आपने नेगेटिव से पॉजिटिव कंसीडर करना है, अदरवाइज यू हैव टू कंसीडर द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है ना। जस्ट लाइक यू कैन सी, जो एक्चुअल फ्लो होता है उसकी डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव तरह होती है, बट जो कन्वेंशनल करंट है जो नॉर्मली हम कंसीडर करते हैं व्हाइल डिजाइनिंग द इलेक्ट्रिकल सर्किट, दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स द नेगेटिव। ठीक हो गया। चलिए अब मूव करते हैं। जब हम करंट टाइप्स ऑफ करंट की बात करते हैं, तो अगेन बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज, प्रीवियस जो हमने डिस्कस किए थे, कन्वेंशनल करंट एक्चुअल फ्लो है, वो है बेस्ड ऑन देयर, आप ये कह लें कि हिस्टोरिकल, उनकी जो हिस्टोरिकली हम तो किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। लेकिन जो प्रॉपर्टीज के बेस पे, करंट के बिहेवियर पे बेस पे, अगेन देयर आर टू टाइप्स ऑफ करंट्स, ठीक है ना। एक को हम कहते हैं डायरेक्ट करंट, या हम शॉर्ट में इसको डीसी कहते हैं, और दूसरा जो होता है इसको हम कहते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट, या फिर हम शॉर्ट में इसको कहते हैं डीसी। अब इन दोनों में डिफरेंस ये कि जो डायरेक्ट करंट होता है, डीसी जो होता है, इसमें करंट की जो डायरेक्शन होती है दैट इज वन डायरेक्शन, करंट हमेशा वन डायरेक्शन में ही फ्लो करता रहता है। जस्ट लाइक हमारे पास बैटरीज हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स है, सोलर पैनल्स है। आप देखें जब आप बैटरी से किसी भी डिवाइस को कनेक्ट करते हैं, तो यू हैव टू प्रॉपरली कनेक्ट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स। अगर आपने टर्मिनल उल्टे लगा दिए, आपने अपोज कर दिया, मींस कि आपने रिवर्स कर दिया टर्मिनल्स को, तो आपका जो सर्किट है वो प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करता। आपने प्रॉपर्ली डायरेक्शन को पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट करना होता है, नेगेटिव को नेगेटिव। जस्ट लाइक आप जो सेल यूज कर रहे होते हैं, दैट्स आल्सो काइंड ऑफ बैटरी। तो जब आप सेल किसी भी डिवाइस के अंदर आप इंसर्ट करते हैं, तो यू हैव टू इंसर्ट इट प्रॉपर्ली, ठीक है ना। उसको प्रॉपर्ली पॉजिटिव नेगेटिव जो उसकी डायरेक्शन से उससे ही उसी तरह से आपने उसको इंसर्ट करना है। अगर आप उसको रिवर्स कर देंगे तो वो सेल आपका फंक्शन नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन ऑन अदर हैंड जो हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट है, ऑल्टरनेटिंग की प्रॉपर्टी ये होती है कि ये पीरियोडिकली अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करता रहता है। पीरियोडिकली रिवर्स करने का मतलब ये होता है कि ऑल्टरनेटिंग करंट की एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है, उस फ्रीक्वेंसी के बेस फॉर एग्जांपल जो नॉर्मली फ्रीक्वेंसी कंसीडर की जाती है ऑल्टरनेटिंग करंट की, दैट इज 50 या फिर 60 हर्ट्ज। अब 50 या 60 हर्ट्ज का मतलब ये है कि इन 1 सेकंड जो अल्टरनेटिंग करंट है, अगर वो 50 हर्ट्ज उसकी फ्रीक्वेंसी है, तो 50 टाइम्स वो अपनी डायरेक्शन को ऑल्टर करता है, रिवर्स करता है, ठीक है ना। या फिर अगर 60 हर्ट्ज है, तो मतलब ये होगा कि 1 सेकंड के अंदर वो 60 टाइम अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर रहा है। अब इसका एडवांटेज, या आप ये कह लें कि डेफिनेटली कुछ एडवांटेजेस भी होंगे, लेकिन यहाँ पर हम उनको डिस्कस नहीं कर रहे, बिकॉज यहाँ पर हमारा जो फोकस है वो क्वेश्चंस के ऊपर है। किसी और वीडियो के अंदर हम इनको फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। जस्ट आपने अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए समझना है कि ऑल्टरनेटिंग करंट हम कहाँ पर यूज कर रहे होते हैं, जो वापा से, जो सोर्स से हमारे पास हमारे घरों तक बिजली आ रही होती है, दैट इज यूजिंग द ऑल्टरनेटिंग करंट, ठीक है ना। आप देखें प्लग जब आप लगाते हैं किसी भी अप्लायंस का इन ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स, जो हमारा सप्लाई आ रही होती है, तो उसके ऊपर कभी भी पॉजिटिव या नेगेटिव टर्मिनल मेंशन नहीं होता। आप किसी भी डायरेक्शन में लगा दें, इट विल ऑल्टर बाय इटसेल्फ, ठीक है ना। तो दैट इज द ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक हो गया। चलिए जी, अब कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रिकल सर्किट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, along with their uses और symbols हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहला एंड मोस्ट इंपोर्टेंट सिंबल, अगर हम इलेक्ट्रिकल सर्किट्स की बात करें, तो वी हैव रेजिस्टर, ठीक है ना। अब ये रेजिस्टेंस क्या होती है, इसको भी हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जस्ट हम सिंपली समझ लेते हैं कि जो रेजिस्टर होता है, इसका काम होता है फ्लो ऑफ करंट को लिमिट करना, यानी फ्लो ऑफ करंट को कंट्रोल करना। मींस कि जितना करंट हमने अलाउ करना है सर्किट में, वो अलाउ होगा, और इसके अलावा जितना करंट होगा ब्लॉक। ये जो फंक्शन परफॉर्म करता है जो कंपोनेंट, उस कंपोनेंट को हम कहते हैं रेजिस्टर। अब रेजिस्टर को सर्किट के अंदर मेंशन करें, मींस कि जब आप सर्किट ड्रॉ कर रहे होते हैं, तो यू हैव टू यूज दीज टू सिंबल्स। नॉर्मली इन दोनों में से कहीं पर आपको ये रेक्टेंगुलर बॉक्स वाला सिंबल मिलेगा,
कहीं आपको ये ट्रायंगुलर शेप जो है या zigzag शेप जो है ये आपको मिलेगा। अगर आप सीआई की बात करें तो सीआई के लिटरेचर में मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल फाइंड दिस रेक्टेंगुलर बॉक्स, ठीक है ना, ये रेजिस्टर का सिंबल होगा। जहां पर भी आपको सर्किट के अंदर ये सिंबल आपको नजर आए, अगर वो मेंशन्ड है नहीं मेंशन, तब भी आप ये समझना है कि दिस इज रिप्रेजेंटिंग ए रेजिस्टर। ठीक हो गया। अब रेजिस्टर्स टू टाइप्स के आते हैं। एक होती है फिक्स रेजिस्टर, मींस के उनकी जो वैल्यू होती है उनको हम चेंज नहीं कर सकते, और दूसरे रेजिस्टर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं वेरिएबल रेजिस्टर या फिर हम बोलते हैं पोटेंशियोमीटर। अब पोटेंशियोमीटर या वेरिएबल रेजिस्टर का फंक्शन ये होता है कि इनकी जो रेजिस्टेंस होती है वो वेरी करती है, यानी हम उनको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है पोटेंशियोमीटर की या वेरिएबल रेजिस्टर की, आप अगर जो ओल्डर हमारे पास फैन आते थे, अब तो वो फैन रिप्लेस्ड हो चुके हैं, हमारे पास रिमोट कंट्रोल फैन आते हैं, हम रिमोट से उनकी स्पीड को ऑल्टर करते हैं। लेकिन प्रीवियस अगर आप थोड़ा सा देखें हिस्ट्री में, जो हमारे ओल्डर फैन थे उनको इनकी स्पीड कंट्रोल करने के लिए हम एक रेगुलेटर यूज करते। अब रेगुलेटर का सिंपल फंक्शन ये होता था कि रेगुलेटर के अंदर एक पोटेंशियोमीटर लगा होता था, उससे हम फ्लो ऑफ करंट को ऑल्टर करते थे, कंट्रोल करते थे। तो फ्लो ऑफ करंट के बेस पे हमारी जो फैन की स्पीड है वो भी ऑल्टर हो जाती है। तो दैट वाज एन एग्जांपल ऑफ पोटेंशियोमीटर या वेरिएबल रेजिस्टर। ठीक हो गया। चलेगी नेक्स्ट हमारे पास जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है दैट इज स्विच। स्विच का सिंपल काम ये होता है कि सर्किट को अगर हमने मैन्युअली ऑन या ऑफ करना होता है, तो उसके लिए हम जो जो कंपोनेंट यूज करते हैं उसको हम कहते हैं स्विच। अब अगर ये सिंबल रिप्रेजेंटेड है तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है ओपन स्विच को, मींस के इन दिस कंडीशन नो करंट फ्लोस इन द सर्किट, ठीक है ना। और इसी तरह अगर दोनों टर्मिनल कनेक्टेड हैं तो ये रिप्रेजेंट करता है क्लोज स्विच, यानी वो कंडीशन जिसमें करंट फ्लो करता है सर्किट। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है दैट इज बैटरी। बैटरी का सिंपल मतलब होता है वो सोर्स जो हमें पावर सप्लाई करे, ठीक है, उसको हम कहते हैं बैटरी। अब बैटरी को रिप्रेजेंट करने के लिए आप अगर आपको थोड़ा याद हो तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हमने कंपोनेंट डिस्कस किया था जिसको हम कहते हैं कैपेसिटर। अब कैपेसिटर और बैटरी का जो सिंबल है थोड़ा बहुत रिजेम्बलेंस है। किस तरह से? कैपेसिटर के अंदर दो पैरेलल लाइंस होती है, इसमें भी दो पैरेलल लाइंस है। डिफरेंस ये है कि कैपेसिटर की दोनों पैरेलल लाइंस इक्वल साइज की, जबकि बैटरी के अंदर जो सिंबल हम स्टैंडर्ड सिंबल यूज करते हैं उसमें दो पैरेलल लाइंस होती हैं, बट एक लाइन शॉर्टर होती है, एक लॉन्गर होती है। जो शॉर्टर लाइन है वो नेगेटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करती है, जो लॉन्गर लाइन है या लार्जर लाइन है वो पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है ना। अच्छा, बैटरी के अंदर अब एक होती है बैटरी, एक होती है सेल। सेल का मतलब होता है सिंगल सेल, बैटरी का मतलब होता है जिसमें एक से ज्यादा सेल। अब एक से ज्यादा कुछ कितने भी हो सकते हैं, 2 3 4 5, ठीक है, लेकिन उसका जो सिंबल होगा वो यही होगा, उसमें टू सेल्स ही रिप्रेजेंट करती है। अगर सिंगल सेल होगा तो इसमें से जस्ट वन मींस के वन लाइन फॉर द पॉजिटिव वन नेगेटिव, इसमें आप देखें टू फॉर द पॉजिटिव एंड टू टू सेल्स आपको यहाँ पर मेंशन है। तो टू का मतलब कि हरगिज नहीं है कि इस बैटरी के सिर्फ टू सेल्स होंगे। टू का मतलब ये है कि इस ये बैटरी है जिसमें एक से ज्यादा सेल है, उसके लिए हम इसको बैटरी को यूज करते हैं, हमें डीसी पावर सोर्स प्रोवाइड। ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो कंपोनेंट है जिसको हम कहते हैं लैंप, या फिर इसी सिंबल को हम यूज करते हैं लोड के लिए। लोड का सिंपल मतलब ये होता है कि अगर हम देखें, अगर हम पर्टिकुलरली लैंप की बात करें तो लैंप का फंक्शन ये होता है इट्स एन आउटपुट कंपोनेंट, जिसकी जो इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम कर रहा है, क्या कर रहा है कि इट कन्वर्ट्स द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट, ठीक है ना। लेकिन लोड के तौर पर कोई सा भी लोड, यानी वो कंपोनेंट जो इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करे उसको हम कहते हैं लोड। जिस लाइट आपके अंदर आपका फैन हो सकता है, आपका हीटर हो सकता है, आपकी फ्रिज हो सकती है, आपकी वॉशिंग मशीन, जो मतलब जो भी कंपोनेंट आपकी इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करता है उसको हम कहते हैं लोड, और उसको हम इसी सिंबल से ही रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक हो गया। चले जी, अब एक ये तो थे हमारे जो सर्किट कंपोनेंट्स। अब आते हैं कुछ मेजरिंग डिवाइसेस जो हम इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के अंदर यूज करते हैं। तो उनमें से एक हमारे पास जो इंपॉर्टेंट मेजरिंग डिवाइस है इसको हम कहते हैं एमीटर, ठीक है ना। ये कंप्लीट इसका नाम एम्पियर मीटर है, शॉर्ट में हम इसको एमीटर। एमीटर क्या होता है, इसके अगर हम फंक्शन की बात करें तो एमीटर ये जो है सर्किट के अंदर जो फ्लो ऑफ करंट है उसको मेजर करता है, यानी कितने इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम के अंदर ट्रेवल कर रहे हैं उसको मेजर करने के लिए जो हम डिवाइस यूज करते हैं उसको कहते हैं एमीटर। अब इसके अगर हम स्टैंडर्ड सिंबल की बात करें तो दिस इज द स्टैंडर्ड सिंबल फॉर द एमीटर, यानी सर्किट के अंदर जहां पर भी हमें एमीटर को रिप्रेजेंट करना होगा विल बी यूजिंग दिस सिंबल, ठीक है ना। अब इसकी कनेक्टिविटी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब भी हमें सर्किट में करंट को मेजर करना है तो एमीटर मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज का मतलब ये होता है कि आपके पास जो लाइव वायर है जिसमें आपके करंट फ्लो कर रहा है, आपने एमीटर इस तरह से कनेक्ट करना है
कि आपकी एमीटर की एक साइड पॉजिटिव और दूसरी साइड नेगेटिव के साथ, यानी आपके इस तरह से आपने एमीटर को कनेक्ट करना है कि आपकी करंट जो है यानी इसमें से पास होता रहे, इससे गुजरता रहे थ्रू दिस एमीटर, आपने करंट को फ्लो करवाना है। दैट्स व्हाई एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। जिस भी सर्किट में, जिस भी वायर में हमने करंट को फ्लो करना होता है तो एमीटर को हमने सीरीज में, ठीक है ना। चलें जी, नेक्स्ट हमारे पास जो इंपॉर्टेंट मेजरिंग डिवाइस है दैट इज द वोल्टमीटर। वोल्टमीटर का फंक्शन क्या होता है? इट मेजर्स द पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम वोल्टेज भी कहते हैं, ये मेजर करता है। और कौन से यूनिट में मेजर करता है? इट मेजर्स इन वोल्ट। सिंबल की बात करें तो दिस सिंबल रिप्रेजेंट्स द वोल्टमीटर। अगर कनेक्टिविटी की बात करें तो वोल्टमीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस। जिस भी कंपोनेंट के अक्रॉस हमने वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, उसके अक्रॉस हमने वोल्टमीटर को पैरेलली कनेक्ट करना है, ठीक है ना। अब ये पैरेलल या सीरीज किस तरह से कनेक्ट करते हैं, ये आगे चल के क्वेश्चंस के अंदर हम जब देखेंगे तो वील कम टू नो कि ये एक्चुअली किस तरह से सर्किट के अंदर कनेक्ट, ठीक हो गया। चलें जी, अब हम मूव करते हैं वन मोर इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिकल या आप ये कहें करंट इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब देखें, ये नाम से लग रहा है फोर्स है, लेकिन ये कौन सी फोर्स होती है या ये होता क्या है? दिस इज द वर्क डन बाय द सोर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो ईएमएफ होता है ये एक काइंड का वर्क है, लेकिन वर्क ये परफॉर्म कौन करता है? जो सोर्स करता है। इसके जस्ट लाइक हमारे पास बैटरी है, जनरेटर है, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करें, सोर्स जो हमारे वो वर्क करते हैं। कौन सा वर्क? यानी पर यूनिट टाइम टू मूव द चार्जेस अराउंड द क्लोज, यानी एक सर्किट के अंदर, इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर, क्लोज सर्किट के अंदर चार्जेस को मूव करवाने के लिए जो वर्क परफॉर्म होता है, किसके थ्रू? सोर्स के थ्रू। उस वर्क को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यानी इनका सिंपल फंक्शन ये होता है कि आपके पूरे सर्किट के अंदर जो फ्लो ऑफ चार्जेस प्रोवाइड करना, चार्जेस को पूरे सर्किट के अंदर रोटेट करवाना, फ्लो करवाना, तो वो फोर्स या वो एनर्जी, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है ना। अगर हम इसको मैथमेटिकली कैलकुलेट करना हो तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज इक्वल टू W अपॉन Q। अब ये W क्या है? दैट इज द वर्क जो कि चार्जेस के ऊपर परफॉर्म हो रहा है, Q द अमाउंट ऑफ चार्जेस, यानी वो चार्जेस जो कि सर्किट के अंदर फ्लो कर रहे हैं। अब इसके अगर हम यूनिट की बात करें तो दिस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज मेजर्ड इन वोल्ट, ठीक है ना। अब ये वोल्ट जो होता है दैट इज इक्विवेलेंट टू 1 कूलम, सॉरी 1 जूल पर कूलम। अब देखें, वर्क का यूनिट जूल है, चार्ज का यूनिट कूलम है। तो अगर हम वोल्ट की बात करें, मींस के ईएमएफ की यूनिट की बात करें, तो ईएमएफ का जो यूनिट है वोल्ट, दैट विल बिकम 1 वोल्ट जो होता है 1 जूल पर कूलम। ये क्वेश्चन में भी आ जाता है समटाइम्स कि आपने डिफाइन करना होता है कि 1 वोल्ट किसके इक्वल है, तो यू मस्ट रिमेंबर कि 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल पर कूलम। यानी 1 जूल की जो एनर्जी है, 1 जूल का जो वर्क है पर यूनिट चार्जेस के ऊपर या 1 कूलम चार्जेस के ऊपर जब अप्लाई होता है, तो उस कंडीशन में जो वर्क परफॉर्म होता है उसको हम कहते हैं 1 वोल्ट, ठीक हो गया। चलें जी, जस्ट लाइक दिस वन, आप देखें ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। इनका सिंपल फंक्शन ये होता है कि पूरे सर्किट के अंदर, ठीक है ना, पूरे सर्किट के अंदर जो फ्लो ऑफ करंट है उसको फ्लो करवाना, उन चार्जेस को फ्लो करवाने का जो फंक्शन आता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का। अब देखें, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और वोल्टेज, समटाइम्स ये दोनों कंज्यूमिंग कंफ्यूजिंग टर्म्स होते हैं कि अगर ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है देन व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, या जिसको हम वोल्टेज कह रहे हैं वो क्या है। अब उन दोनों में डिफरेंस समझने के लिए सिंपली हम इन डायग्राम्स के थ्रू देख लेते हैं कि EMF is the work या EMF is the responsible to move the charges, to flow the charges across the circuit। यानी वो वर्क जो कि सोर्स प्रोवाइड करता है अक्रॉस द सर्किट, उस वर्क को हम कहते हैं EMF, ठीक है ना। लेकिन अगर हम वोल्टेज की बात करें, पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें, तो दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज आल्सो अ वर्क, लेकिन ये वर्क होता है अक्रॉस अ सिंगल टर्मिनल या सिंगल कंपोनेंट। यानी हमारे सर्किट के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स लगे हुए, डेफिनेटली हर कंपोनेंट की अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस होती है, तो उस रेजिस्टेंस के दरमियान या उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस या उस कंपोनेंट के अक्रॉस जो वर्क परफॉर्म होता है उसको हम कहते हैं वोल्टेज, और पूरे सर्किट के अक्रॉस जो वर्क परफॉर्म होता है उसको हम कहते हैं, ठीक हो गया। चले जी, अब हम आते हैं कि ये जो सोर्सेज होते हैं ईएमएफ सोर्सेज, उनको हम 2 डिफरेंट वेज में सर्किट के अंदर कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। सबसे पहली जो मींस के कॉम्बिनेशन होती है जिसको हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन जस्ट लाइक यू कैन सी कि हमने इस तरह से कनेक्ट करना होता है कि एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव में एंड सो ऑन, ठीक है ना। अब ये 2 3 4 जितनी भी बैटरीज होती हैं इससे हम कनेक्ट करते हैं, तो इस कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में जो रिजल्टेंट ईएमएफ होता है, ओवरऑल जो हमारा आउट जो इनका
जितने भी हमारे पास सेल्स हम कनेक्ट कर रहे हैं उनका जो रिजल्टेंट ईएमएफ होता है दैट इज लार्जर देन द ईच सेल। जितना भी जो सिंगल ईएमएफ होगा हर सेल का उससे लार्जर होगा। मींस उस ईएमएफ को फाइंड करने के लिए हम किस तरह से फाइंड करते हैं सर्किट में। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो बैटरीज दो सेल्स कनेक्टेड हैं, ईच सेल इज प्रोवाइडिंग ईएमएफ ऑफ 1.5 वोल्ट, ठीक है ना। तो जब हम इनको सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो हमारा रिजल्टेंट ईएमएफ इन दोनों का सम होगा, इसके 3 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अब इस कॉम्बिनेशन का जो एडवांटेज ये होता है कि हमें आउटपुट पे जो रिजल्टेंट ईएमएफ है वो तो ज्यादा मिलता है, लेकिन इससे इसकी जो लाइफ है वो शॉर्टर हो जाती है। इसके अगर हम सिंगल सेल से इसको कंपेयर करें तो इसकी सीरीज कॉम्बिनेशन की जो लाइफ होती है वो शॉर्टर होती है एज कम्पेयर टू द सिंगल, यानी इसकी लाइफ शॉर्टर हो जाती है, ये सेल जल्दी कंज्यूम हो जाते हैं। लेकिन इसका एडवांटेज ये होता है कि ये हमें जो रिजल्टेंट ईएमएफ है वो सिंगल सेल के कंपैरेटिवली ज्यादा प्रोवाइड करते हैं। जितने भी सेल्स हम कनेक्ट करते जाएंगे हमारा ईएमएफ उतना इंक्रीज होता है, ठीक है ना। तो अगर हम इसको ओवरऑल समराइज करें तो वी कैन से दैट when cells are in series the resultant EMF is the sum of the EMFs of all cells, ठीक है ना। जितने भी सेल्स हम कनेक्ट कर रहे हैं उन सब का जो रिजल्टेंट होगा वो उन दोनों उन सब के सम के इक्वल होगा, ठीक हो गया। जो सेकंड कॉम्बिनेशन है जिसमें हम ईएमएफ्स को कनेक्ट ईएमएफ सोर्सेज को कनेक्ट कर सकते हैं दैट इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन। जस्ट लाइक यू कैन पैरेलल में होता है दोनों नेगेटिव एक साथ, और दोनों दो का मतलब है अगर दो सेल्स हैं तीन चार पांच जितने भी है अगर हम उनको इस तरह से कनेक्ट करें कि उन सबके पॉजिटिव टर्मिनल एक साथ कनेक्ट कर दें और उन सबके नेगेटिव टर्मिनल जस्ट लाइक यू कैन सी डायग्राम क्या आप देखें दोनों के पॉजिटिव टर्मिनल एक साथ हैं दोनों के नेगेटिव टर्मिनल एक साथ। तो इस तरह की जो कॉम्बिनेशन होती है इसको हम कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो ईएमएफ होता है वो इज इक्वल टू द ईएमएफ ऑफ द सिंगल सेल, यानी हमें ईएमएफ ज्यादा नहीं मिलेगा। अगर सिंगल सेल का ईएमएफ 1.5 है वोल्ट है तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो भी 1.5। नाउ क्वेश्चन इज दैट अगर ये 1.5 ही मिल रहा है देन व्हाई वी आर यूजिंग दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन। इससे पैरेलल कॉम्बिनेशन से हमारा क्या होता है कि जो सेल की जो लाइफ टाइम है वो इंक्रीज हो जाता है। दैट मींस कि हमारे जो सेल्स हैं वो लॉन्गर टाइम तक रन कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट अगर हमें करंट को मतलब हमें ईएमएफ को बढ़ाना होगा या हमें लार्जर ईएमएफ चाहिए होगा हम उनकी लाइफ पे कंप्रोमाइज करेंगे और हम उनको सीरीज में कनेक्ट करेंगे। लेकिन जहां पर हमें ईएमएफ तो ज्यादा रिक्वायर नहीं है बट हमें लॉन्गर लाइफ क्योंकि कुछ ऐसे सर्किट्स होते हैं जिनमें हमें बैटरीज को लॉन्गर लाइफ टाइम के लिए रन करना होता है, ठीक है ना। हम उनको जल्दी चार्ज नहीं कर सकते, अनचार्ज बैटरीज होती है, तो वहां पर हम प्रेफर करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन को कि वो बैटरी जो है लॉन्गर टाइम तक रन, ठीक है ना। तो अगर हम इसको ओवरऑल समराइज करें तो वी कैन से दैट जब हम सेल्स को पैरेलली कनेक्ट करते हैं तो उनका जो ईएमएफ होता है दैट इज इक्वल टू द ईएमएफ ऑफ द सिंगल सेल। ईएमएफ पे कोई भी चेंज नहीं आता वो सिंगल सेल की, ठीक हो गया। चलिए अब आते हैं वन मोर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिसिटी दैट इज द ओहम्स लॉ। अब ओहम्स लॉ की स्टेटमेंट क्या है, द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अक्रॉस इट प्रोवाइडेड दैट टेंपरेचर रिमेन्स कांस्टेंट। यानी ओहम्स लॉ ये कहता है कि अगर आप किसी भी सर्किट के टेंपरेचर को चेंज ना करें, बस ये जो एक लॉ होता है जिसको हम कहते हैं जूल्स लॉ, ठीक है ना। यहाँ पर हम डिटेल में नहीं डिस्कस कर रहे हैं, एज आई टोल्ड यू कि हमारा फोकस क्वेश्चन के ऊपर है। लेकिन जूल्स लॉ ये कहता है कि अगर आपका सर्किट जो है लॉन्गर टाइम तक आपका रन कर रहा है ऑन है तो उसमें हीट जनरेट होती है। हीट का मतलब है टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो टेम्परेचर कैन अफेक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, उनका जो बिहेवियर उनको अफेक्ट कर सकता है। लेकिन अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें उसको चेंज ना करें देन अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ वोल्टेज एंड करंट, यानी जितना ज्यादा हम वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे जितनी ज्यादा सर्किट को एनर्जी प्रोवाइड करेंगे उतना ज्यादा हमारा करंट मिलेगा, ठीक है ना। ये ओम्स लॉ की स्टेटमेंट। तो इसको अगर हम मैथमेटिकली लिखना चाहें तो इसकी जो इक्वेशन बनती है V इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाय आर, जिसमें V वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, I जो रिप्रेजेंट कर रहा है करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड R जो रिप्रेजेंट कर रहा है दैट इज रिप्रेजेंटिंग द रेजिस्टेंस, और ये रेजिस्टेंस का जो यूनिट है दैट इज ओम, ठीक है ना। ये जो सिंबल है ओम का, ठीक हो गया। चलिए जी अब आते हैं हमारा लास्ट इंपॉर्टेंट कांसेप्ट दैट इज इलेक्ट्रिकल पावर। अब इलेक्ट्रिकल पावर से क्या मतलब है, जिस तरह से हमने मैकेनिकल पावर डिस्कस किया था सेम वे इलेक्ट्रिकल पावर का भी कॉन्सेप्ट क्या है। इलेक्ट्रिकल पावर द वर्क डन पर यूनिट टाइम व्हेन वी अप्लाई टू दिस इलेक्ट्रिसिटी वी आर लुकिंग एट द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स थ्रू कंडक्टर, यानी जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो वो इलेक्ट्रिक करंट या आप ये कह लें उन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो वर्क परफॉर्म हो रहा है कितने टाइम के लिए वर्क परफॉर्म हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल पावर, ठीक है ना।
जस्ट लाइक मैकेनिकल पावर में हम ये कहते हैं ना एनर्जी अपॉन टाइम या वर्क डन पर यूनिट टाइम, तो सेम वे यहाँ पर जो वर्क है वो इलेक्ट्रिकल चार्जेस के ऊपर हो रहा है, तो इलेक्ट्रिकल चार्जेस के ऊपर कितने टाइम में कितना वर्क परफॉर्म हो रहा है, दैट डिफाइंस द इलेक्ट्रिकल पावर। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास अच्छा इसके यूनिट वही सेम यूनिट है जो हम मैकेनिकल पावर का था वॉट, इलेक्ट्रिकल पावर को भी हम वॉट में ही मेजर करते हैं, ठीक है ना। अब इसके जो इक्वेशंस की बात करें, इसके फार्मूला की बात करें, जो डिफरेंट फार्मूला बनते हैं इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज एंड करंट, अगर हम पावर मेजर करें तो दैट इज V मल्टीप्लाई बाय I सिंपल, ठीक है ना। इसी तरह इन टर्म्स ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस अगर हम पावर फाइंड करें तो दैट विल बिकम I स्क्वायर R, ठीक है। ये डिफरेंट फार्मूला है, डिपेंड्स ऑन कि हम कौन सी क्वांटिटी के रिस्पेक्टिवली हम करंट को मेजर करें। सिमिलरली अगर हमें पावर फाइंड करना हो इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस, दैट विल बिकम V स्क्वायर बाय R। इसके इलेक्ट्रिकल पावर के ये तीन डिफरेंट फार्मूला हो सकते हैं जो कि हम यूज करते हैं सर्किट में पावर को फाइंड करने, ठीक हो गया। चलिए अब मूव करते हैं हमारे क्वेश्चंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 says that the current in a car lamp is 2 ampere, है कार लैंप है जिसमें जो करंट है वो 2 एम्पियर करंट। द हेडलाइट और हेडलैम्प इज स्विच्ड ऑन फॉर 4 मिनट्स, यानी वो जो हेडलैम्प है हेडलाइट है कार की वो कितनी देर के लिए ऑन है, 4 मिनट्स के। हाउ मच चार्जेस पास थ्रू द लैंप, उस कंडीशन में जो कितने चार्जेस उस हेडलैम्प में से पास करें। अब देखें अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले करंट का फार्मूला डिस्कस किया था कि I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, तो सेम फार्मूला को अगर यूज करके हम अमाउंट ऑफ चार्जेस कैलकुलेट करना चाहें, क्यू फाइंड करना चाहें, तो दैट विल बिकम I मल्टीप्लाई बाय टी, ठीक है ना। अब यहाँ पर करंट एम्पियर में हमें गिवन है, लेकिन अगर हम टाइम की बात करें वी आर गिवन टाइम इन मिनट्स, ठीक है ना, तो उसको हमने सिंपली कन्वर्ट करना होगा सेकेंड्स में, तो हमने ऐसा यूनिट में फाइंड करना है, कूलम ऐसा यूनिट है। तो अगर हम सेकंड्स की बात करें इन 4 मिनट्स वी हैव 240 सेकंड्स, तो टाइम हो गया। अब जब इन दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट द करंट दैट इज 4G कूलम्स, ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन 1 वोल्ट आल्सो बी एक्सप्रेस। अब देखिए यही क्वेश्चन आ गया जब हमने वोल्ट डिस्कस किया था, उसी के रेस्पेक्टिवली क्वेश्चन है कि 1 वोल्ट को आप किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप 1 वोल्ट की बात करें तो ईएमएफ या वोल्टेज जो होता है दैट इज इक्वल टू W अपॉन Q, और W जो है वो जो इसके एनर्जी है या वर्क है तो इसका यूनिट जूल होगा, और Q है चार्जेस है इसका यूनिट कूलम होगा। तो इसका मतलब 1 वोल्ट कम 1 जूल पर कूलम, ये एग्जैक्टली हमने पहले भी अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। इसका मतलब है 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल पर कूलम, ऑप्शन डी करेक्ट, ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, a student is investigating resistance using the circuit shown। एक स्टूडेंट है जो कि रेजिस्टेंस को इन्वेस्टिगेट कर रहा है। द रेजिस्टेंस ऑफ R इज अप्रोक्सीमेटली 5 ओम, यानी ये जो आप देखें ना यही सिंबल आप आगे जब हमने सर्किट कंपोनेंट डिस्कस किए थे दैट टाइम आई टोल्ड यू कि मोस्टली सीआई के अंदर जो रेजिस्टेंस का सिंबल यूज होता है वही रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है, ठीक है ना। अब ये किस चीज के सिंबल है ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि दिस इज रिप्रेजेंटिंग एमीटर एंड दिस बी इज रिप्रेजेंटिंग वोल्टमीटर, ठीक है ना। एंड एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज एंड वोल्टमीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखें, ठीक हो गया। आप क्वेश्चन की तरफ आते हैं, व्हाट इज द मोस्ट सूटेबल रेंजेस फॉर द वोल्टमीटर एंड एमीटर। आपने बताना है कि अगर ये रेजिस्टेंस 5 ओम है तो एमीटर वोल्टमीटर की सूटेबल रेंजेस कौन सी हो सकती है, किस तरह से पता चलेगा। अब देखिए अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर, तो अगर हमने I फाइंड करना हो करंट फाइंड करना हो तो दैट विल बिकम V अपॉन R, ठीक हो गया। अब अगर हम वन बाय वन ऑप्शंस को चेक करते जाएं तो देखिए ऑप्शन ए के अंदर अगर हम करंट की वोल्टेज की जो मैक्सिमम वैल्यू 2 वोल्ट और रेजिस्टेंस हमें 5 ओम है, तो जब हम पुट करें तो वी गेट 0.4 एम्पियर, ठीक है ना, ये हमें करंट की रेंज। तो इससे अभी हम कंपेयर नहीं करते, हम बाकी ऑप्शंस की भी कैलकुलेट करते हैं। सेम वे अगर हम रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस में सब में करंट कैलकुलेट करें तो ऑप्शन बी के अंदर हमें करंट की जो रेंज मिल रही है दैट 0.4, सी के अंदर 1 एम्पियर मिल रहा है, डी के अंदर 2 एम्पियर। अब अगर हम हमारे ऑप्शंस को कंपेयर करें तो कौन सा ऑप्शन यानी कौन सा आंसर जो है हमारे ऑप्शन से मैच कर रहा है। अब देखें अगर आप ए को देखें जो हमें वैल्यू मिल रही है दैट इज 0.4 और जो गिवन रेंज है वो 0.5 है, इसका मतलब है ये रेंज इसके अंदर आ रही है, ठीक है ना। बाकी अगर आप ऑप्शंस को देखें बी के अंदर जैसे 0.4 मिल रहा है बट वी आर हैविंग 0 to 2 एम्पियर, दैट्स मींस के ये इस रेंज के अंदर नहीं आ रहा। इसी तरह सी का भी जो है 1 एम्पियर मिल रहा है, ये 0 से 1 एम्पियर तक है, दैट मींस कि ये रेंज भी इससे मैच नहीं कर रही, ठीक है ना। इसी तरह डी का ऐसे ही हो रहा है, ठीक है। डी के अंदर भी ऐसे हो रहा है 2 एम्पियर मिल रहा है, तो 2 एम्पियर का मतलब है हमें यहाँ पर रेंज 4 एम्पियर है, तो इसका मतलब ये भी मैच नहीं कर रही, तो इसका मतलब हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन, ठीक हो गया।
ओके जी, अब मूव करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। अब देखें क्वेश्चन नंबर 4 है अ चार्ज ऑफ 45 कूलम, ठीक है ना। चार्ज है 45 कूलम की, सॉरी 45 कूलम फ्लोज थ्रू एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस इन 3 मिनट्स, ठीक है। चार्ज है जो कि 3 मिनट्स के लिए फ्लो कर रही है। व्हाट इज द एवरेज करंट ऑफ द अप्लायंस। करंट फाइंड करना है तो सिंपली करंट का फार्मूला, अब सबसे पहले हम टाइम फाइंड कर लेते हैं, जस्ट लाइक हम प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर किया था। 3 मिनट्स है तो सेकंड्स में हो जाएगा 180 सेकंड्स, ठीक है ना। अब करंट का फार्मूला है Q अपॉन टी, तो सिंपली हमने वैल्यूज पुट करनी है। चार्ज इज 45 कूलम गिवन है, टाइम 180 सेकंड्स, तो हमें करंट मिल जाएगा 0.25 एम्पियर। दैट मींस के ऑप्शन ए इज द करेक्ट। ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which diagram shows the arrangement of the ammeter and voltmeter to obtain the readings to find the power of the lamp। अब देखिए यही क्वेश्चन आ गया कि अगर आपने पावर ऑफ लैंप फाइंड करना है तो एमीटर और वोल्टमीटर को किस तरह से आपने अरेंज करना है, ठीक है ना। तो अब देखिए ये अभी थोड़ी देर पहले ही हमने डिस्कस किया है कि एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड सीरीज whereas voltmeter is connected in parallel। तो अब अगर हम ऑप्शंस को कंपेयर करें तो ऑप्शन ए के अंदर देखें एमीटर सीरीज में कनेक्टेड है, ओके। वोल्टमीटर पैरेलल कनेक्टेड, लेकिन किसके पैरेलल कनेक्टेड, बैटरी के कनेक्टेड है, बैटरी के अक्रॉस कनेक्टेड है, सोर्स के अक्रॉस कनेक्टेड है। हमने पावर किसका फाइंड करना है, लैंप का फाइंड करना है, लोड का फाइंड करना है, तो डेफिनेटली हमने वोल्टमीटर को भी लोड के अक्रॉस कनेक्ट करना होगा। तो इसका मतलब है इस वजह से ये ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता। अगर हम सी और डी को देखें तो सी के अंदर वोल्टमीटर सीरीज में, एमीटर पैरेलल में, अगेन दैट इज नॉट पॉसिबल। डी के अंदर दोनों सीरीज में कनेक्ट है, तो इसका मतलब है हमारा जो लास्ट पॉसिबल ऑप्शन रहता है दैट इज ऑप्शन बी। इसमें आप देखें एमीटर सीरीज के अंदर कनेक्टेड है और वोल्ट मीटर अक्रॉस द लोड कनेक्टेड है, जिस लोड के अक्रॉस हमने पावर फाइंड करना है। इस वजह से ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन। द सर्किट शोन इन इज स्विच्ड ऑन फॉर 1 मिनट, ठीक है। सर्किट है जो कि 1 मिनट के लिए ऑन है। सर्किट के अंदर हमें क्या क्या गिवन है, सोर्स वोल्टेज गिवन है 6 वोल्ट, रेजिस्टेंस गिवन है 3 ओम। हाउ मच चार्ज पासेस थ्रू द 3 ओम रेजिस्टर, कितनी चार्ज फ्लो करेगी। अब चार्ज फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो हम करंट फाइंड कर लेते हैं यूजिंग ओम्स लॉ, ठीक है ना। V इक्वल्स टू IR, तो इस फार्मूला से अगर हम करंट फाइंड करें तो वी गेट 2 एम्पीयर। करंट मिल गया। अब अमाउंट ऑफ चार्जेस फाइंड करें तो उसके लिए हमारे पास Q का फार्मूला है I मल्टीप्लाई बाय T, तो I is 2 एम्पीयर। टाइम फॉर 1 मिनट है तो 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड्स होते हैं, तो 2 को 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गेट अमाउंट ऑफ चार्जेस दैट इज 120 कूलम्स। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। ठीक हो गया। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन यही जो कॉम्बिनेशन से कनेक्टेड है। The reading of an ammeter and voltmeter are used to calculate the resistance of the resistor. Which circuit shows the ammeter and voltmeter at the correct positions? Correct position में कौन से वही होंगे जिसमें ammeter सीरीज में कनेक्ट होगा और voltmeter कनेक्टेड होगा पैरेलल, लेकिन किसके पैरेलल, अक्रॉस द लोड जिसकी हमने वैल्यू या वोल्टेज या पावर जिसके अक्रॉस हमने फाइंड करना है। तो इसका मतलब है हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ठीक है ना। इसमें भी आप देखें बी के अंदर भी यही है, वोल्ट मीटर जो कनेक्टेड है वो सोर्स के अक्रॉस कनेक्टेड है, दैट इज नॉट केस, ठीक है। हमने रेजिस्टेंस के अक्रॉस मींस के इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज फाइंड करना है, तो हमने वोल्ट मीटर को भी इस पर्टिकुलर लोड या इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के अक्रॉस ही कनेक्ट करना। ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। V is the potential difference, I is the current, R is the resistance and T is the time. Which expression has the unit of energy? इनमें से एनर्जी का यूनिट किस कौन सा है। आप देखें वन बाय वन अगर हम चेक करें तो ए के अंदर हमें गिवन है आई मल्टीप्लाई बाय टाइम या करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम हमारे पास किसके इक्वल होता है, चार्ज के इक्वल होता है, और चार्ज हम कौन से यूनिट में मेजर करते हैं, कूलम्स में, ठीक है ना। इसी तरह अगर हम बी की बात करें तो बी में हमें गिवन है आई स्क्वायर आर, तो आई स्क्वायर आर ये किसके इक्वल होता है, पावर के, ठीक है। हमने पावर की जो 3 एक्सप्रेशंस डिस्कस की थी थोड़ी देर पहले, तो उसमें ये एक एक्सप्रेशन, तो इसका मतलब है ये पावर के इक्वल हो गई, और पावर हम किसमें मेजर करते हैं, वॉट में मेजर करते हैं। ऑप्शन सी को अगर हम देखें तो इसमें वी आई टी। अब वी आई टी का मतलब है ये वी आई किसके इक्वल होता है, पावर के, इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज एंड करंट। ठीक हो गया। अगर हम इस पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं टाइम से, जस्ट लाइक यू कैन सी कि अगर हम पावर को टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं वी गेट एनर्जी, बिकॉज एनर्जी और पावर जो होता है दैट इज एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। तो अगर हम पावर को टाइम से मल्टीप्लाई कर दें तो वी गेट एनर्जी, और एनर्जी का यूनिट होता है वो होता है जूल, ठीक है ना। इसी तरह ऑप्शन डी को भी देख लेते हैं, तो वी स्क्वायर अपन आर ये भी पावर की एक्सप्रेशन है इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज रेजिस्टेंस, तो इसका मतलब इसका यूनिट भी वॉट आएगा। तो इसका मतलब है हमारे पास एनर्जी का यूनिट है विच इज द जूल, तो वो कौन से ऑप्शन में होगा, दैट इज ऑप्शन सी के अंदर, ठीक है ना। तो ये होगा करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
विच यूनिट इज द सेम एज वोल्ट, इनमें से वोल्ट सेम यूनिट यानी कौन सा यूनिट है जो कि वोल्ट के इक्विवेलेंट है। अब वोल्ट के इक्विवेलेंट हमें कैसे पता चलेगा? अगर हम वोल्टेज फाइंड करें इन टर्म्स ऑफ पावर तो होता है इज इक्वल, यानी पावर जो होता है वो होता है V मल्टीप्लाई बाय I, तो वोल्टेज विल बिकम पावर मल्टीप्लाई बाय I। पावर का जो यूनिट है वो होता है, क्या होता है पावर का यूनिट? अब अगर हम वन बाय वन सारे ऑप्शंस को कंपेयर करें तो ऑप्शन ए के अंदर जो हमें मिल रहे हैं यूनिट है एम्पियर पर ओम। एम्पियर किसका यूनिट है? करंट का। अगर हम इस एक्सप्रेशन को कंपेयर करें तो दैट इज नॉट द स्टैंडर्ड यूनिट, से मैच नहीं कर रहा। इसी तरह ऑप्शन बी भी नहीं कर रहा, सी भी नहीं कर रहा। अगर आप डी को देखें तो डी के अंदर हमें क्या गिवन है? वॉट पर एम्पियर। तो देखें वोल्टेज हमारे किसके इक्वल है? पावर डिवाइड बाय करंट। तो पावर का यूनिट वॉट, करंट का यूनिट एम्पियर, तो इसका मतलब है ये इक्वल टू वोल्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब है ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चले जी नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। व्हाट इज द सिंबल फॉर द डिवाइस दैट मेजर्स करंट? तो करंट को मेजर करने के लिए जो डिवाइस होता है दैट इज एमीटर, और एमीटर का जो सिंबल है दैट इज दिस वन। ठीक हो गया। चलें जी नेक्स्ट। A car battery delivers 150 किलो कूलम to a circuit before it needs charging। कार बैटरी है जो कि रिचार्ज होने से पहले टोटल जो अमाउंट ऑफ चार्जेस प्रोवाइड करती है वो प्रोवाइड करती है, यानी एक चार्ज के अंदर जो चार्जेस प्रोवाइड करती है वो प्रोवाइड करती है 150 किलो कूलम्स। ठीक है ना। टू हेडलैम्प्स कनेक्टेड इन पैरेलल टू द बैटरी आर स्विच्ड ऑन। दो हेडलैम्प्स है जो कि पैरेलली कनेक्टेड है और कंटिन्यूअसली स्विच्ड ऑन है। कितनी देर के लिए वो हमें मेंशन नहीं है। ठीक है, लेट्स चेक। देयर इज अ करंट ऑफ 4 एम्पियर इन ईच लैम्प। करंट गिवन है दोनों लैंप्स के अंदर 4 एम्पियर का। हाउ मच टाइम passes before the battery needs to recharge। हाँ, यही टाइम हमने फाइंड करना है कि अगर ये टू लैंप्स जो है कंटिन्यूअसली ऑन रहे जो कि 2 एम्पियर्स का 4 एम्पियर्स का करंट कंज्यूम करें, अगर ये कंटिन्यूअसली ऑन रहे तो कितनी देर के लिए बैटरी की जो चार्जिंग है वो कंप्लीटली कंज्यूम होने के लिए उस चार्ज को कितना टाइम लगेगा। ठीक हो गया। चलें जी अब देखें, सबसे पहले अगर हम दो बैटरीज पैरेलल में कनेक्टेड है तो इनमें अगर हम टोटल करंट फाइंड करें तो दैट विल बी सम ऑफ दीज करंट्स। ठीक है ना। तो इसका मतलब है टोटल करंट जो हमें मिलेगा वो मिलेगा 8 एम्पियर। अब करंट हमें मिल गया। अब अगर हम चार्जेस की बात करें तो चार्जेस हमें गिवन है 150 किलो कूलम्स। तो इसका मतलब अगर हम इसको कन्वर्ट करें कूलम से तो 150,000 कूलम्स। ठीक हो गया। अब करंट इन टर्म्स ऑफ चार्जेस अगर हम फाइंड करें तो दैट विल बिकम आई मल्टीप्लाई बाय टी, यानी चार्ज जो होता है आई मल्टीप्लाई बाय टी होता है। अब इसमें से अगर हम टाइम फाइंड करना चाहें तो दैट विल बिकम क्यू अपन आई। ऐसे ही ना फार्मूला को रीअरेंज करेंगे तो दैट विल बिकम क्यू अपन आई। तो अब सिंपली वैल्यूज हमने पुट करनी है। क्यू चार्जेस की वैल्यू 150,000 कूलम्स और टाइम जो है करंट जो है दैट इज 8 एम्पियर। तो टाइम हमें इन सेकंड्स मिल जाएगा 8750 सेकंड्स। लेकिन अगर हम ऑप्शंस को कंपेयर करें तो वी आर गिविंग टाइम आवर्स। तो इस सेकंड्स यानी इस टाइम को अगर हम आवर्स में कन्वर्ट करें तो दैट इज अप्रोक्सीमेटली 5.2 आवर्स। तो इसका मतलब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन। द डायग्राम शोज अ सिंपल सर्किट। व्हाट हैपेंस व्हेन द रेजिस्टेंस ऑफ द वेरिएबल रेजिस्टेंस इंक्रीज। आपने बताना है कि इस सर्किट के अंदर, बिकॉज ये देखिए ना, ये हमने रेजिस्टेंस जब सर्किट कंपोनेंट डिस्कस किया था एट दैट टाइम टोल्ड यू कि एक रेजिस्टेंस रेजिस्टर होता है जिसकी रेजिस्टेंस फिक्स होती है, एक होता है जिसकी रेजिस्टेंस वेरी करते हैं, हम उसको चेंज कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं। यहाँ पर जो सर्किट के अंदर रेजिस्टर यूज हो रहा है वो वेरिएबल रेजिस्टर है। ठीक है ना। अब क्वेश्चन ये कि अगर हम इस रेजिस्टर्स की वैल्यू को इंक्रीज कर दे तो सर्किट के ऊपर या सर्किट कंपोनेंट्स के ऊपर जो जिसमें हमारे पास दो लैंप्स कनेक्टेड है और एक मोटर कनेक्टेड है, उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट है। ठीक है ना। अब इसको समझने से पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट विल हैपन अगर हम इस रेजिस्टेंस को इंक्रीज। अब देखिए इसकी जो टोटल रेजिस्टेंस सर्किट की, अगर हम इस रेजिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं तो इसका मतलब ओवरऑल रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है ना। अब जब रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी तो अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ करंट क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। अगर आप रेजिस्टेंस की डेफिनेशन को ही देखें तो रेजिस्टेंस की डेफिनेशन में ही है कि रेजिस्टेंस इज द ऑपोजिशन इन द फ्लो ऑफ करंट। मतलब ये कि जितनी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी उतना करंट को ज्यादा ऑपोजिशन होगी। ऑपोजिशन होने का मतलब है फ्लो ऑफ करंट उतना कम हो जाएगा। ठीक है ना। जब कम हो जाएगा तो इसका मतलब है ओवरऑल सर्किट के अंदर भी जो करंट फ्लो करेगा वो पहले से कम करेगा जब रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। जब सर्किट के अंदर कम करंट फ्लो करेगा तो इसका मतलब ये जो लैंप विच वर प्रीवियसली ऑपरेटिंग एट द फुल करंट, जब इनको कम करंट मिलेगा तो अब ये पहले से डिम हो जाएंगे, इनकी जो लाइट है रोशनी है वो कम हो जाएगी। इसी तरह जो मोटर है वो भी पहले जिस करंट के ऊपर ऑपरेट कर रही थी अब उसको वो करंट अगर नहीं मिलेगा, उससे कम का मिलेगा, तो इसका मतलब वो भी पहले से उसकी जो रोटेशन है वो स्लो हो जाएगी। जस्ट लाइक मैंने आपको
फैन की एग्जांपल दी थी, तो देखें फैन के अंदर भी तो मोटर होती है, तो उसका जो रेगुलेटर होता है उससे हम फ्लो ऑफ करंट को मेंटेन करते हैं। तो जब हम रेजिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं यूजिंग दैट रेगुलेटर, तो हमारा फैन स्लो चलना स्टार्ट हो जाता है। तो फैन के अंदर भी मोटर होती है, तो मतलब उसको जो रिक्वायर्ड पावर है उससे अगर कम पावर मिलेगी, कम करंट मिलेगा, तो उसकी जो रोटेशन है या उसकी जो स्पीड है वो स्लो डाउन हो जाएगी। सिंपली यहाँ पर भी यही केस होगा, जब करंट कम होगा तो ओवरऑल सर्किट के अंदर लैंप डिमर होंगे, पहले से हो जाएंगे, और मोटर जो होगा वो स्लोली स्टार्ट कर देंगे। ठीक हो गया, चलेगी नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ इन दिस क्वेश्चन द डायग्राम शोज अ सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट। अब सर्किट के अंदर हमें क्या क्या है, एक सोर्स है, बैटरी गिवन है, एक रेजिस्टर गिवन है, इसके अक्रॉस वोल्ट वोल्टेज हमने मेजर करना है इसके टर्मिनल से क्रॉस, और सर्किट में करंट फ्लो करना है। विच स्टेटमेंट कैन नॉट बी करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं हो सकती। मतलब ये कि पॉसिबिलिटी कौन सी हो सकती है इनमें से, और कौन सी ऐसी स्टेटमेंट जो कि पॉसिबल नहीं हो सकती। फर्स्ट स्टेटमेंट ए के अंदर हमें गिवन है करंट आई इज 2 एम्पीयर, यस दैट इज पॉसिबल, बिकॉज हमें वैल्यूज तो गिवन नहीं है। लेकिन अगर वैल्यूज गिवन होती तो ये पॉसिबल था, करंट की कुछ भी वैल्यू आ सकती है, ठीक है ना, डिपेंडिंग ऑन दीज वैल्यूज। तो इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी है कि करंट 2 एम्पीयर हो सकता है, ठीक है ना। चलें जी, बी को फिलहाल छोड़ देते हैं, हम सी पे आते हैं। C is saying that potential difference across the resistance 10 volt, yes that is also possible, 10 वोल्ट हो सकता है। होगा कितना वी डोंट नो, बट हो सकता है, पॉसिबिलिटी, ठीक है ना। इसी तरह डी की अगर हम बात करें तो रेजिस्टेंस आर इज 5, यस दैट इज आल्सो पॉसिबल, इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ये भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर हम ऑप्शन बी को देखें तो ऑप्शन बी सेइंग दैट ईएमएफ इज ई इज 12 जूल। ईएमएफ जो होता है दैट इज नॉट मेजर्ड इन जूल बट इट इज मेजर्ड इन वोल्ट्स, है ना। तो इसका मतलब है ईएमएफ है तो एक एनर्जी, एक वर्क है, लेकिन इस वर्क को हम कौन से यूनिट में मेजर करते हैं, वोल्ट में मेजर करते हैं। तो दैट मींस कि ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकता कि ईएमएफ 12 जूल हो, ये 12 वोल्ट तो हो सकती है लेकिन 12 जूल नहीं हो सकती। इसका मतलब है दैट इज नॉट पॉसिबल। इसके अलावा तीनों पॉसिबिलिटीज हो सकती है। ठीक हो गया, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। A battery consists of three identical cells in parallel, ठीक है ना, तीन आइडेंटिकल सेल्स हैं पैरेलली कनेक्टेड, ठीक है ना। अब ये देखें, ये भी हमने डिस्कस किया था कि जो ईएमएफ सोर्सेज होते हैं उनको हम दो तरह से कनेक्ट कर सकते हैं, या उनको सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं या पैरेलल, डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट। अगर हमें आप ये कह लें कि लाइफ को हम कंप्रोमाइज कर लें लेकिन हमें ज्यादा ईएमएफ रिक्वायर्ड होता है तो हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं। लेकिन जहां पर हमें लाइफ टाइम ज्यादा हमारी इंपॉर्टेंट होती है, हम उनके जो ईएमएफ है उस पर कॉम्प्रोमाइज कर लें, तो वहां पर हम कनेक्ट करते हैं उनको, ठीक है ना। तो यहाँ पर यह है कि आपके पास तीन सेल्स है, एक बैटरी है जिसके अंदर तीन आइडेंटिकल सेल्स वो कनेक्टेड है पैरेलल, ठीक है ना। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड व्हाट इज द ईएमएफ ऑफ द बैटरी इक्वल। आपने सबसे पहले तो बताना ईएमएफ का यूनिट क्या होगा और वो ईएमएफ किसके इक्वल होगा। अब यूनिट, जाहिर सी बात है ईएमएफ है तो ईएमएफ का मतलब होगा वोल्ट, और वोल्ट किसके इक्वल होता है, जूल पर कूलम, ठीक है ना। अगर हम यूनिट की बात करें तो इसका मतलब है यूनिट तो हमारा हो जाएगा क्या, जूल पर कूलम, बिकॉज यहाँ पे वोल्ट नहीं गिवन, और वोल्ट किसके इक्विवेलेंट है ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज जूल पर कूलम। इसका मतलब है ऑप्शन सी और डी तो नहीं पॉसिबल, नहीं ए और बी हो सकते, ठीक है ना। अब ए और बी में से अगर हम कंपेयर करें कि पैरेलल जब हम बैटरीज को कनेक्ट करते हैं, यानी सोर्सेज को जब हम पैरेलल कनेक्ट करते हैं, तो उनका जो ईएमएफ होता है दैट स्टेज सेम एज द वन सेम। ऐसे ही था ना कि पैरेलल में कनेक्ट करने का पर्पस ये होता है कि उसकी लाइफ टाइम इंक्रीज हो जाती है लेकिन ईएमएफ वही रहता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है यहाँ पर ईएमएफ क्या हो जाएगा, दैट इज द सेम एज वन ऑफ द वन सेम। इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन जो बनेगा दैट इज ऑप्शन बी। ठीक हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन 15। An ammeter and voltmeter are connected into a circuit as circuit shown when determining the power produced by the heater, ठीक है ना। एमीटर वोल्टमीटर कनेक्टेड है, पावर हम फाइंड कर लें। आपने बताना है हाउ दीज मीटर्स आर कनेक्टेड इन रिलेशन टू द हीटर। तो सिंपली आपने बताना है कि किस तरह से आपने कनेक्ट करना है। तो वी ऑलरेडी नो कि एमीटर इज कनेक्टेड सीरीज वेयर एज वोल्टमीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है। In a circuit, voltmeter is used to measure the potential difference across a lamp, and ammeter is used to measure the current in the lamp. Which diagram shows the circuit? कौन सा डायग्राम करेक्ट होगा जिसमें आपका एमीटर सीरीज में कनेक्टेड हो और वोल्टमीटर आपका पैरेलल अक्रॉस द लोड, अक्रॉस द लैंप कनेक्टेड हो। तो इसका मतलब है ऑप्शन बी। ठीक हो गया, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। A battery of electromotive force 10 volt is connected to a resistor, ठीक है। बैटरी है जिसका ईएमएफ 10 वोल्ट है, रेजिस्टर के साथ कनेक्टेड है।
a charge of 2 coulombs passes through a resistor. कितनी चार्ज फ्लो कर रही है? 2 कूलम. How much work is done as the charge passes through the resistor? इस रेजिस्टर से जब ये चार्ज पास करेगी तो कितना वर्क जनरेट होगा, ठीक है ना. अब देखें Q, अगर हम बात करें Q, या आप ये कह लें कि जो वोल्टेज होता है दैट इज W अपॉन Q. तो इस फार्मूला से अगर हम फाइंड करना चाहें W, तो दैट विल बिकम Q अपॉन, ठीक है ना. यही फार्मूला होगा ना Q का, W अपॉन चार्जेस. तो अगर हम इसमें से W फाइंड आउट करना चाहें तो दैट विल बिकम Q अपॉन V. या आप ये कह लें कि वोल्टेज का जो फार्मूला था दैट इज W अपॉन Q. किसी तरह भी आप इसको अरेंज कर सकते हैं. तो हमें वर्क फाइंड करना है तो दैट विल बिकम Q मल्टीप्लाई V. वैल्यूज पुट करनी है. Q दैट इज 2 कूलम्स, वोल्टेज दैट इज 10 वोल्ट. तो हमें वर्क मिल जाएगा 20 जूल. ठीक हो गया. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. Students are asked to describe an experiment to measure the resistance of a metallic conductor. Which description is correct? रेजिस्टेंस मेजर करनी मेटालिक कंडक्टर की, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट? अब देखें सबसे पहले इसमें अगेन वोल्टमीटर और एमीटर की बात आ रही है. तो वोल्टमीटर और एमीटर की हम अगर कॉम्बिनेशन की बात करें या कनेक्टिविटी की बात करें तो एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज वेयरएज वोल्टमीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल. ठीक है ना. ये तो दोनों ये चीज हमें ऑलरेडी पता है. अब आते हैं थर्ड थिंग जो हमें गिवन है, रेजिस्टर की वैल्यू की, रेजिस्टेंस की वैल्यू की, वो हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं? यूज ओम्स लॉ. ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल टू IR, तो R विल बिकम V अपॉन. तो इसका मतलब है अब ये तीन पॉसिबिलिटीज हैं. एमीटर सीरीज में कनेक्ट होना चाहिए, वोल्टमीटर पैरेलल कनेक्ट होना चाहिए और R जो होना चाहिए V अपॉन I. अब अगर हमारे ऑप्शंस को कंपेयर करें तो वी है ऑप्शन डी. ठीक हो गया. चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन. डेफिब्रिलेटर. डेफिब्रिलेटर क्या होता है? एक डिवाइस होता है, लेट मी शो यू, जिससे हम क्या करते हैं, दैट इज यूज्ड टू गिव एन इलेक्ट्रिक शॉक टू अ पेशेंट. ठीक है ना. इट सप्लाइज एन इलेक्ट्रिक शॉक विद एन एनर्जी 240 जूल एट एन एवरेज वोल्टेज ऑफ 2000 वोल्ट्स फॉर 10 मिलीसेकंड्स. व्हाट इज द एवरेज करंट सप्लाइज? ठीक है ना. ये डेफिब्रिलेटर जो होता है, यानी जिससे हम ये मेडिकल ट्रीटमेंट में हम यूज करते हैं, किसी भी पेशेंट को इलेक्ट्रिक शॉक्स प्रोवाइड करते हैं, उससे रिलेटेड पर्सन है कि उससे जो आपको एनर्जी मिल रही है वो कितनी एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है या कितनी एनर्जी सप्लाई कर रहा है, दैट इज 240 जूल्स. और उसका जो वोल्टेज है या ईएमएफ है या वोल्टेज जो जिसके ऊपर वो ऑपरेट हो रहा है दैट इज 2000 वोल्ट. और कितने टाइम के लिए ऑपरेट हो रहा है? 10 मिली सेकेंड्स. ठीक है ना. व्हाट इज द एवरेज करंट सप्लाई? करंट फाइंड करना है. तो देखें जो हमें गिवन क्वांटिटीज है, सबसे पहले एनर्जी गिवन है, एवरेज वोल्टेज गिवन है, टाइम गिवन है. अगर इसको 10 मिली सेकेंड से सेकेंड्स में फाइंड करें तो दैट विल बिकम 0.10 सेकेंड्स. ठीक है ना. अब करंट या आप ये कह लें कि जो एनर्जी है वो हमारी किसके इक्वल होती है? पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम. और पावर किसके इक्वल है? V मल्टीप्लाई बाय I. तो इसका मतलब एनर्जी इक्वल हो जाएगी VIT. अब हमने जो फाइंड करना है वो करंट फाइंड करना है. तो करंट किसके इक्वल हो जाएगा? एनर्जी डिवाइड बाय वोल्ट, V मल्टीप्लाई बाय T. अब सिंपली हमने इनकी वैल्यूज पुट करनी है. तो करंट एनर्जी जो हमें गिवन है 240, वोल्टेज 2000, टाइम 0.01 सेकेंड्स. तो करंट हमें फाइनली मिल जाएगा 12, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन. चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हिच सिंबल डज नॉट रिप्रेजेंट अ पावर सोर्स? इनमें से कौन सा सिंबल है जो कि पावर सोर्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा? अब देखें ये पावर सोर्सेज भी हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने बहुत डिटेल में जितने सिंबल्स है वो हम डिस्कस किए थे. इस वीडियो के अंदर हमने कुछ पर्टिकुलर सिंबल्स डिस्कस किए. ठीक है ना. अब अगर हम सिंबल्स की बात करें तो जो ए है इट इज रिप्रेजेंटिंग अ सिंगल सेल, तो ये पावर सोर्स हो सकता है. बी को हम देखें तो बी के अंदर जो सिंबल हमें गिवन है वो वोल्ट मीटर का गिवन है. तो वोल्ट मीटर इज नॉट अ पावर सोर्स, इट्स अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट या मेजरिंग मीटर है. ठीक है ना. जिससे हम मेजर करते हैं वोल्टेज, तो ये प्रोवाइड नहीं करता. अगर हम सी की बात करें तो दैट इज एन अल्टरनेटिंग सोर्स सप्लाई, यानी एसी सप्लाई जो होती है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है. इसी तरह डी जो है वो एक डीसी सप्लाई को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो इसका मतलब है ए सी डी ये तीनों पावर सोर्सेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, whereas बी व्हिच इज नॉट रिप्रेजेंटिंग अ पावर सोर्स. ठीक हो गया. चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द स्टोर्ड इन बैटरी एंड व्हाट इज इट्स यूनिट? बैटरी के अंदर क्या स्टोर होता है? करंट स्टोर होता है या फिर एनर्जी स्टोर होती है? तो ये पता है बैटरी के अंदर जो स्टोर होती है वो एनर्जी होती है, नॉट करंट. किस यूनिट में हम मेजर करते हैं? दैट इज जूल. ठीक है ना. एनर्जी है तो डेफिनेटली जूल के अंदर मेजर होगी. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट. चलें जी अब आते हैं हमारा नेक्स्ट जो पार्ट है इस टॉपिक का या इस चैप्टर का, दैट इज रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी. अब अगेन थोड़ा सा पहले हम रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे. सबसे पहले अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें, देखिए रेजिस्टेंस क्या होता है? इट इज द मेजर ऑफ हाउ मच स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट ओपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. यानी
जो ये मेजर करती है, क्या मेजर करती है कि किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट जो होता है वो करंट को कितना अपोज करता है, उसकी जो मेजर होती है उसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। और ये रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड कर रही होती है? ये डिपेंड करती है ऑब्जेक्ट के शेप पे, ऑब्जेक्ट के साइज पे और ऑब्जेक्ट के मटेरियल पे, ठीक है ना। तो ये होती है रेजिस्टेंस। अब अगर हम रेजिस्टेंस को मैथमेटिकली कैलकुलेट करना चाहें तो कैलकुलेट करने के लिए हम कौन सा यूज कर सकते हैं, जिसमें V इक्वल टू आई आर, तो R विल बिकम V अपॉन R, ठीक है ना। तो ये होगी रेजिस्टेंस। अब इसमें R क्या चीज है? रेजिस्टेंस है, जिसको हम ओम में मेजर करते हैं। V इज द वोल्टेज एंड I इज द इलेक्ट्रिक करंट। ठीक हो गया। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि जो रेजिस्टेंस है ये कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है लेंथ। किसकी लेंथ? कंडक्टर की। यानी जो हम वायर यूज करें, जो कंडक्टर यूज करें, उसकी लेंथ पे ये रेजिस्टेंस कैसे डिपेंड करता है। तो रिमेंबर दैट थिंग कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ दैट कंडक्टर, ठीक है ना। ये जो लेंथ ऑफ द कंडक्टर, सॉरी एरिया आप कह लें या उसको लेंथ कह लें, ठीक है। दिस नॉट द एरिया बट दिस इज द लेंथ, ठीक है ना। तो इसका मतलब है जो भी वायर, जो भी कंडक्टर जितना ज्यादा लार्ज होगी, जितनी ज्यादा बड़ी होगी, उसमें उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस होगी। जितनी शॉर्टर होगी तो उसकी जो, अच्छा यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करेंगे ना। रेजिस्टेंस दो टाइप्स की होती है। एक वो रेजिस्टेंस जो कि हम रेजिस्टर जो कंपोनेंट है उससे हमें मिलती है रेजिस्टेंस। बट यहाँ पर जो हम रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं वो उस पर्टिकुलर कंडक्टर की इंटरनल रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो इंटरनल रेजिस्टेंस जो होती है वो कंडक्टर की लेंथ पर इस तरह डिपेंड करती है कि जितनी ज्यादा लेंथ मींस की होगी और वायर के अंदर उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस होगी। यानी रेजिस्टेंस, ये सॉरी ये रिलेशन थोड़ा सा रिवर्स हो गया। ये रिलेशन दिस इज नॉट आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, ठीक है ना। ये एरिया का जो सेकंड रिलेशन जस्ट लाइक दिस वन, ये मेरे से थोड़ा उल्टे हो गए, ठीक है ना, लिखने में थोड़ा सा इसको। तो सॉरी फॉर दैट, इसको आप समझ लेना कि ये जो रिलेशन है आर इज प्रोपोर्शनल टू एल, ये इसका लेंथ। इसी तरह सेकंड जो डिपेंड फैक्टर पर डिपेंड करती है दैट इज द एरिया ऑफ द कंडक्टर। एरिया का मतलब होता है थिकनेस, मोटाई, ठीक है ना। थिकनेस पर किस तरह डिपेंड करती है? थिकर वायर हैज लेस रेजिस्टेंस। वायर की जो एरिया है जितना ज्यादा वाइड होगा उसमें रेजिस्टेंस उतनी कम होगी। ये रिलेशनशिप, इसको सेकंड प्रॉपर्टी को ये वाला रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करता है, ठीक हो गया। जस्ट लाइक इसको आप इस तरह समझ सकते हैं कि देखें हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही होती है तो उसमें देखें जो हमारी मेन पावर सप्लाई की जो केबल होती है वो थिकर वायर होती है, बिकॉज उसमें ज्यादा करंट फ्लो करना होता है। तो जितनी वायर थिक होगी उसके एरिया जितना ज्यादा होगा उसमें करंट रेजिस्टेंस कम होगी। तो कम रेजिस्टेंस का मतलब उसमें करंट ज्यादा फ्लो करेगा। फिर जैसे जैसे वो करंट हमारे कंपोनेंट्स में, हमारे जो सर्किट्स हैं उनमें डिवाइड होता जाता है तो वायर की जो थिकनेस है वो भी कम होती है, बिकॉज अब वहां पर हमें कम करंट रिक्वायर्ड होता है। तो इसका मतलब है हमें रेजिस्टेंस, ज्यादा रेजिस्टेंस पर हम कंप्रोमाइज कर सकते हैं। तो सिंपली थिकनेस जो होती है या एरिया जो होती है उससे रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जहां हमें ज्यादा एरिया मिलेगा, इसको आप या तो अदर वर्ड्स में इस तरह समझ सकते हैं कि फ्लो ऑफ करंट को जितनी ज्यादा स्पेस मिलेगी, जितना वाइडर रोड मिलेगा, उतनी ज्यादा ट्रैफिक फ्लो कर पाएगी। तो सिंपली एरिया जितना ज्यादा होगा करंट उतना ज्यादा फ्लो करेगा, और करंट ज्यादा फ्लो करने का मतलब ये होगा कि वहां पर रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, ठीक हो गया। थर्ड जो फैक्टर है वो डिपेंड, जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करती है दैट इज द टेम्परेचर। टेम्परेचर पे किस तरह डिपेंड करती है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो सब्सटेंस की जो रेजिस्टेंस है वो भी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। तो आप ये कह सकते हैं टेम्परेचर के साथ भी रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जो हॉटर सब ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी रेजिस्टेंस ज्यादा। आप देखिए ना, कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जब आप स्विच ऑन करते हैं तो लॉन्गर टाइम के लिए, जब ज्यादा मीन्स के टाइम के लिए आप उसको ऑन रखते हैं तो वो हीट अप होने लगता है, और हीट अप होने से उसकी जो परफॉर्मेंस अफेक्ट होती है समटाइम्स वो मतलब ये कि ब्लास्ट भी हो सकता है। तो उसकी सिंपल रीजन ये है कि जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है उसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही है। रेजिस्टेंस इंक्रीज का मतलब उसका जो फ्लो ऑफ करंट है उसमें प्रॉब्लम आ रही है, रुकावट आ रही है, तो जिसकी वजह से प्रॉपरली करंट फ्लो नहीं कर पा रहा। तो टेम्परेचर के साथ भी रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक हो गया। चलिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट, हमारा जो टॉपिक है दैट इज रेजिस्टिविटी। अब ये रेजिस्टिविटी क्या होता है कि इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी से मतलब ये है कि ये डायरेक्टली डिपेंड करती है मटेरियल पे, उसकी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती। मींस अगर फॉर एग्जांपल इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का सिंपल मतलब ये है, अगर कोई भी मटेरियल ले लेते हैं, लेट्स से गोल्ड ले लेते हैं,
तो गोल्ड की 1 ग्राम की जो प्रॉपर्टी है वही गोल्ड के 100 ग्राम की होगी, वही गोल्ड के 1 किलोग्राम की वही प्रॉपर्टी होगी। तो उस प्रॉपर्टी को कहते हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, यानी ये प्रॉपर्टी सिंपली डिपेंड करती है ऑब्जेक्ट पे, मटेरियल पे, ठीक है ना। जस्ट लाइक यू कैन सी इट टेल्स हाउ स्ट्रांगली अ मटेरियल नेचुरली ओपोज द करंट रिगार्डलेस ऑफ इट्स शेप और साइज। यानी ये रेजिस्टिविटी, जिस तरह से हमने रेजिस्टेंस के अंदर हमने कहा था रेजिस्टेंस ऑब्जेक्ट के एरिया पे, ऑब्जेक्ट के साइज पे डिपेंड करती है, तो रेजिस्टिविटी ये वो प्रॉपर्टी होती है जो कि डिपेंड करती है मटेरियल पर, उस ऑब्जेक्ट के साइज या शेप पर डिपेंड नहीं करती। किस तरह से डिपेंड करती है? अच्छा, इसको इसको रेजिस्टिविटी को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम सिंबल यूज करते हैं वो होता है रो, एक ग्रीक लेटर है रो, ठीक है ना। इससे हम रेजिस्टिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसका जो यूनिट है वो क्या होता है? ओहम मीटर, ठीक है ना। अब इसको अगर हम कैलकुलेट करना चाहें रेजिस्टेंस को, तो देखिए जो प्रीवियसली हमने दो रिलेशन डिस्कस किए थे रेजिस्टेंस के, तो उन रिलेशंस को अगर हम कंबाइन कर दें तो फर्स्ट रिलेशन ये था R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, सेकंड रिलेशन ये था R इज इनवर्सली सॉरी R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, सेकंड रिलेशन ये था R इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। जब इन दोनों रिलेशंस को कंबाइन कर लेते हैं तो वी हैव टू यूज द कांस्टेंट। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट हम यूज कर रहे हैं वो यही कांस्टेंट है रेजिस्टिविटी। दैट मींस कि जो मटेरियल पर डिपेंड करती है, कौन से मटेरियल के अंदर हम रेजिस्टेंस की बात करें, कौन से कंडक्टर की बात करें, वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट कॉपर, वी आर टॉकिंग अबाउट सिल्वर, वी आर टॉकिंग अबाउट गोल्ड, तो ये वैल्यू, ये जो रेजिस्टिविटी की वैल्यू उस मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है ना। तो इसको अगर हम ये जो वेरिएबल है डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। तो ये होती है रेजिस्टिविटी। अब आते हैं हम क्वेश्चंस। नाउ क्वेश्चन 23 says that the graph is the voltage current graph for the two resistance wires P and Q, दो रेजिस्टेंस वायर से P and Q, ठीक है ना। उसमें आपको वोल्टेज और करंट ग्राफ की, the wires are made from the same material and have equal length, दोनों वायर सेम मटेरियल के, यानी उनकी रेजिस्टिविटी सेम होगी, दोनों सेम मटेरियल के बने, ठीक है, और उनकी लेंथ्स भी इक्वल है। the resistance of the wires and their cross sectional area are different, रेजिस्टेंस उनकी अलग है और क्रॉस सेक्शनल एरिया वो डिफरेंट है, ठीक है। व्हाट which wire has the greater in resistance and which wire has the larger cross sectional area, इन दोनों में से अपने बताना है दोनों में से रेजिस्टेंस किसकी ज्यादा होगी और क्रॉस सेक्शनल एरिया किससे ज्यादा होगी। अब देखिए हमें कैसे पता चलेगा कौन सा क्रॉस सेक्शनल एरिया है। अब देखिए रेजिस्टेंस जो होता है, अगर हम देखें, अगर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ R इक्वल टू V अपॉन I होता है, इसका मतलब है जो रेजिस्टेंस होता है दैट इज द स्लोप ऑफ द वोल्टेज एंड करंट, या V और I का जो ग्रेडियंट होता है ये रिप्रेजेंट करता है रेजिस्टेंस को। तो अगर इन टर्म्स ऑफ स्लोप अगर हम इन वैल्यूज को देखें, इस ग्राफ को देखें, तो जिसकी स्लोप ज्यादा शार्प होगी, स्टीपर होगी, इसका मतलब उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, बिकॉज हम वी आर राइट नाउ वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ स्लोप या ग्रेडियंट, ठीक है ना। तो अब अगर P और Q को अगर हम देखें, तो क्यू पी जो है दैट इज अ स्टीपर स्लोप, इसकी जो स्लोप है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द क्यू। तो इसका मतलब इसकी अगर स्लोप ज्यादा है तो इसका मतलब इसकी रेजिस्टेंस भी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो ज्यादा रेजिस्टेंस वाला हमने डिसाइड कर लिया, वो है पी, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हमें हमसे पूछ रहा है ज्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया किसका है। तो देखें, अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने जब रिलेशन डिस्कस किया था, एट दैट टाइम वी डिस्कस कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस एरिया। तो इसका मतलब है जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है। और किसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है, ये अभी अभी हमने डिस्कस किया कि जो वायर पी है इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो इसका मतलब है अगर वायर पी की रेजिस्टेंस ज्यादा है तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्यू से क्या होना चाहिए? स्मॉलर होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसका मतलब है लार्जर रेजिस्टेंस ग्रेटर रेजिस्टेंस पी की और लार्जर क्रॉस सेक्शनल एरिया क्यू, इसका मतलब है ऑप्शन बी करेक्ट। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन। A copper wire X has a resistance R and other copper wire Y has the twice the length and half the cross section area। एक कॉपर वायर है जिसकी रेजिस्टेंस R है, यानी उसकी जो वायर X है इसकी रेजिस्टेंस किसके इक्वल है? R के इक्वल है। हम एक और कॉपर वायर ले रहे हैं, यानी मटेरियल सेम है लेकिन उसमें उसकी डायमेंशंस चेंज है। क्या चेंज है डायमेंशंस के अंदर? कि वायर की जो एक लेंथ है वो X से डबल है, ठीक है ना। और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो इसके हाफ के इक्वल है, यानी इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, बिकॉज हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है कि रेजिस्टेंस दो फैक्टर्स के ऊपर, अगर हम टेम्परेचर को हटा दें, दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, लेंथ के ऊपर और क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो इसका मतलब है अगर लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया वेरी कर रहे हैं तो वायर की रेजिस्टेंस भी वेरी करें, ठीक है ना। तो हमने ये बताना है कि अगर वो सेम मटेरियल के बने हुए हैं तो इसका मतलब है, तो हमें जो है ये बताना है कि इस वायर पाए की जो रेजिस्टेंस होगी वो क्या हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ आर, ठीक है ना।
तो सिंपली हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए रेजिस्टेंस का फार्मूला है रो एल अपॉन ए, रो डिपेंड मटेरियल पे। अब दोनों कॉपर के बने हुए तो रो की वैल्यू या रेजिस्टेंस की वैल्यू वो तो सेम। ठीक हो गया। अब बात कर लेते हैं इसके इनकी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है। अब देखें आर जो रेजिस्टेंस है इसको हम अगर हम एक्स की बात करें वायर एक्स की तो हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको आर एक्स यानी रेजिस्टेंस ऑफ वायर एक्स जो कि आर के इक्वल है। अब वाई की जो रेजिस्टेंस है, अब वाई में चेंज क्या है, लेंथ 12 हो जाती है और क्रॉस सेक्शनल एरिया ए अपॉन 2 ये हाफ हो जाता है इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया के। तो इन दोनों की जगह पे यानी लेंथ की जगह पे और एरिया की जगह पे हम ये वाली दो वैल्यूज पुट करके देख लेते हैं। तो रेजिस्टेंस y हमारे पास किस तरह आ जाएगी, आर वाई इक्वल टू रो, ये तो वही सेम हो जाएगा 2l यानी लेंथ की जगह पे हमने 12 पुट कर दिया, एरिया की जगह a और 2 हाफ पुट कर दिया। तो हमारे पास फाइनली जो बन गया रेजिस्टेंस y दैट इज 4r यानी इसके 4 टाइम्स यानी y की जो रेजिस्टेंस होगी वो x के 4 टाइम्स ज्यादा होगी। ठीक हो गया। अब इसको आप अदर वर्ड्स में भी समझ सकते हैं। देखिए लेंथ के साथ रेजिस्टेंस डायरेक्टली सॉरी हाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, एरिया के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो लेंथ यहाँ पर लेंथ इंक्रीज हो रही है, एरिया डिक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब है 2 टाइम्स तब होती जब सिर्फ लेंथ इंक्रीज होती तो इसकी रेजिस्टेंस डबल हो जाती। लेकिन एरिया हाफ हो रहा है, ये फर्दर रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर देगा, फर्दर इंक्रीज करेगा तो ये रेजिस्टेंस बन जाएगी 4। ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन आपको मैं इससे थोड़ा सा इसको चेंज करके दे रहा हूँ। यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट विल हैपन और कमेंट्स में आपने बताना है कि अगर हम इस तरह से कर लें जो वायर y है इसकी लेंथ x के हाफ हो जाए यानी 2l की जगह ये l ओवर 2 हो जाए और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये a ओवर 2 के बजाय यानी हाफ के बजाय ये डबल हो जाए, क्रॉस सेक्शनल एरिया डबल हो जाए 2a हो जाए, देन व्हाट विल हैपन टू द रेजिस्टेंस ऑफ y। वो आपने कैलकुलेट करके मींस के कैलकुलेट जस्ट लाइक इसी तरह कैलकुलेट करनी कंपैरेटिवली आपने बताया कि वो r से बड़ी होगी कितनी बड़ी होगी, अगर कम होगी तो कितनी कम होगी, इक्वल होगी क्या होगी, वो आपने बताया। इसी सेम मेथड से आपने सॉल्व तो आपने बताना आंसर कि उस कंडीशन में क्या। ठीक हो गया। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वोल्टेज करंट ग्राफ फॉर अ मेटल वायर इज शो। इसमें भी वोल्टेज करंट ग्राफ दी है। व्हाट डज द ग्रेडियंट ऑफ दिस ग्राफ रिप्रेजेंट। ग्रेडियंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस कर चुके हैं। ग्रेडियंट किसके इक्वल होता है, चेंज इन वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे हमारा वोल्टेज है, चेंज एक्स एक्सिस पे हमारा करंट है और वोल्टेज डिवाइड बाय करंट किसके इक्वल होता है, रेजिस्टेंस। तो इसका मतलब इसका जो ग्रेडियंट होगा वो रेजिस्टेंस ऑफ द वायर को रिप्रेजेंट करेगा। प्रीवियस क्वेश्चन में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। A metal wire of length L and a cross sectional area A has a resistance AR. A second wire is made of the same material। उसी तरह का क्वेश्चन है। Second wire is made of the same material if length if it has a length 2L and cross sectional area 4A। तो उसमें देखिए मैंने आपको ये बताया कि आपने लेंथ को हाफ करना है, क्रॉस सेक्शनल एरिया को डबल करना है। जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें लेंथ डबल थी, क्रॉस सेक्शनल एरिया हाफ था। इसमें बिल्कुल इसी तरह जस्ट वैल्यूज में चेंज है कि लेंथ डबल है लेकिन क्रॉस सेक्शनल एरिया 4 टाइम्स से जो प्रीवियस वायर है उससे ज्यादा है। तो आपने बताना है कि अब रेजिस्टेंस क्या होगा। अगेन उसी सेम मेथड से हम सॉल्व करेंगे। इनिशियल वायर की जो रेजिस्टेंस है वो यही हो जाएगी एल अपान है। अब जो न्यू वायर हमें मिल रही है, सेकंड वायर वायर मिल रही है, उसके अंदर लेंथ की जगह हमने 12 पुट करना है, एरिया की जगह 4a पुट करना है। तो जब ये सारी वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमें रेजिस्टेंस मिल जाएगी R/2 यानी जो न्यू वायर की जो सेकंड वायर की रेजिस्टेंस है वो ओरिजिनल वायर से इनिशियल वायर से हाफ हो जाएगी R। ठीक हो गया। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। A voltage across a resistor of a fixed resistance changes. Which graph shows how the current in the resistor changes with the voltage? Simply आपने voltage current का ग्राफ बताना है। तो according to the Ohm's law, voltage is directly proportional to the current या current is directly proportional to the voltage। जब directly proportional है तो इसका मतलब है हमारे पास ग्राफ A हो जाएगा। ठीक हो गया। तो these are the questions। ठीक है। आपने कोशिश की है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें। स्टिल अगर कोई क्वेश्चन रह गया हो या आपको कोई कंफ्यूजन हो किसी क्वेश्चन में तो यू आर फ्री। ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी और टॉपिक में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, हैव अ नाइस डे।